हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। तो हमने अपना आज टेस्ट लिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्स का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉल्यूशन है यहाँ पे मेरे पास। फटाफट इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया फटाफट यहाँ से समझ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला था, एबीसी लिमिटेड इज सेटिंग अप न्यू रिफाइनरी आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। एबीसी लिमिटेड है एक कंपनी, उन्होंने एक रिफाइनरी अपनी इस्टेब्लिश करनी है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिफाइनरी एंड इट्स ऑपरेशन, एबीसी लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू इंकर एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ रेलवे सीडिंग रोड एंड ब्रिज। कहते हैं कि वो जो अपनी रिफाइनरी इस्टेब्लिश करना चाहता है ना सिटी के बाहर, उसको बनाने के लिए ना उसे कंस्ट्रक्शन रेलवे सीडिंग रोड या ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी वो अपनी रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर पाएगा। ऐसे हो सकता है कि उसने रिफाइनरी इस्टेब्लिश करनी होगी तो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि अगर आपको ये इस्टेब्लिश करनी है तो आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रोड बनते हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उनके कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसे रिफाइनरी इस्टेब्लिश करने के लिए इन चीज़ों की डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। Though ABC Limited incurs the expenditure on the construction, it will not have ownership rights on these items and they are also available for the use to other entities and public at large। कहते हैं भले ABC Limited ने ये रोड्स, रेलवे सीडिंग और ब्रिज वगैरह की कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपेंडिचर किए हैं, बट ये इसके पास ABC Limited के पास इनकी ओनरशिप नहीं ना आ सकती। ये तो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ओनर थोड़ी बन जाएगी ABC Limited। उन्होंने तो सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है, ये तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है ये। Whether ABC Limited can capitalize expenditure incurred on these items as PPE। क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये जो ABC Limited है, जो इन्होंने रेलवे सीडिंग रोड और ब्रिज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, क्या उसे एज अ PPE लिख के रिकॉग्नाइज कर सकती है? मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे रोड लिख के लिख सकती है, अपना एसेट बना सकती है रोड लिख के, या ब्रिज लिख के अपना एसेट बना सकती है? तो मेरे को आप बताओ, क्या ये बना सकती है? नहीं बना सकती है, क्योंकि इसके पास तो ओनरशिप ही नहीं है। ये तो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ये तो सिर्फ उसने कंट्रीब्यूट किया था। तो इस केस में वो क्या कर सकती है, तो वो बताना है आपको। Cost of an item of property, plant and equipment should be recognized as asset if and only if it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the enterprise and the cost of item can be measured reliably। कहते हैं आप अपनी cost of asset को एज अ PPE तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर वो एक्सपेंडिचर आपको आपका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और उसकी आप मेजरमेंट कर सको रिलायबली। अब क्या इस एसेट की रोड वगैरह की आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो? अगर कर भी लो तो आप इसे एज अ नहीं ना लिख सकते PPE, क्योंकि इसकी आपके पास ओनरशिप नहीं है। It further states that cost of an item of PPE comprise any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it capable of operating in the manner intended by the management। इस पैराग्राफ में हमारा आंसर है। उन्होंने क्या बोला कि आप अपने कॉस्ट ऑफ एसेट में वो प्राइस ऐड कर सकते हो, वो आइटम ऐड कर सकते हो जो आपके खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रहता है आपकी PPE को। जैसे देखो, मैंने एक रिफाइनरी इस्टेब्लिश करनी थी, उसके लिए मेरे को ये रोड ब्रिज वगैरह पे खर्चा करना पड़ा, तो ये रिफाइनरी को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ना, मतलब पता ही है कि ये सिर्फ रिफाइनरी के लिए किया है। सोचो मैंने ये रोड वगैरह पे किया 10 लाख का खर्चा, तो क्या ये 10 लाख का खर्चा आपको कहीं और डालने की ज़रूरत है? नहीं, ये तो डायरेक्टली रिफाइनरी के ऊपर ही आएगा, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं। तो कहते हैं जो खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं ना आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए, जो खर्चे मैंडेटरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट को आपके रनिंग कंडीशन में लेके आने के लिए, तो उसे आप अपने कॉस्ट ऑफ एसेट में उन खर्चों को ऐड कर सकते हो। तो ये जो आपने खर्चे किए हैं ना रोड ब्रिज पे, आप इसे अलग से PPE नहीं शो कर सकते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पर आप रिफाइनरी की कॉस्ट में ही ऐड करके इसे कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। In this view, even though ABC Limited may not be able to recognize expenditure as an individual item of PPE, but expenditure incurred may be capitalized as a part of overall cost of asset। क्या कह रहे हैं कि आप भले इंडिविजुअल PPE की आइटम नहीं दिखा सकते हो, बट आप उसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करके कैपिटलाइज कर सकते हो। फिर उन्होंने हमसे पूछा था
कि आपको डेप्रिसिएशन बताना है कि डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैसे लगेगी एंड इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन तो सिंपल ही है, कॉस्ट ऑफ एसेट में आप ऐड कर दोगे, दीज आइटम शुड बी प्रेजेंटेड विद इन द क्लास ऑफ द एसेट टू विच दे रिलेट। जैसे कि ये रोड वाला खर्चा आप अलग से नहीं दिखाओगे, किससे रिलेट करता है, रिफाइनरी से रिलेट करता है ना, तो रिफाइनरी के अंदर ही आप इसे ऐड करके दिखा दोगे। प्रेजेंटेशन तो सिंपल ही है। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगती है, क्या रोड के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन लगाओगे और रिफाइनरी के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ दीज एसेट्स हैव यूजफुल लाइफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल लाइफ ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू विच इट रिलेट, इट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। कहते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है, जैसे सोचो मेरे पास ये बड़ी कार है, ठीक है, ये सोचो बड़ी सी क्रेन है मेरे पास, इसमें एक ना बड़ा इंजन लगा हुआ है, इंजन की यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स और कार की यूज़फुल लाइफ है 20 ईयर्स, है ना। तो ये मैंने एक आपको बताया था क्लास में कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, तो इस केस में आप कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन लगा सकते हो ना। इस पॉइंट में यही कह रहे हैं, अगर आपके एसेट की एक पार्ट की यूज़फुल लाइफ अलग है आपके एसेट की दूसरी पार्ट के यूज़फुल लाइफ से, आपके यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से एक पार्ट की यूज़फुल लाइफ अलग है और इसके ऊपर आप अलग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो उस केस में आप इसकी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग अलग कर सकते हो और इसकी अलग कर सकते हो। बट आपका ये जो कार है ना, इसका जो इंजन है, दोनों की यूज़फुल लाइफ सेम है, दोनों की 10 ईयर्स की यूज़फुल लाइफ है और इसके ऊपर भी आप SLM यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर भी आप SLM यूज़ कर रहे हो। तो इस केस में आपको दोनों पूरे को एक ही ग्रुप बनाना है, कार लिख के इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेनी है। बट वो बात यहाँ पे लिखी है हाउएवर वाले में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, नेवरदलेस if it has been included in the cost of the property plant and equipment as directly attributable cost, it will be depreciated over the useful life of the said item of PPE। कहते हैं ये तो सिंपल था ना कि आपका एसेट की यूज़फुल लाइफ और वो उसके पार्ट की यूज़फुल लाइफ अलग अलग थी, इसमें यूज़फुल लाइफ भी सेम थी और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम था, तो हमने ग्रुप कर दिया था एक ही हेड में। बट कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा केस है कि आपके पास एसेट की कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कि आपके एसेट को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे कि इस केस में एक आपके रिफाइनरी को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी ना रोड की कॉस्ट जो हमने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए की, तो ये आपको इसमें ऐड करनी पड़ी है, अलग से नहीं दिखा पाए हो। सोचो ये 20 लाख का था, ये 10 लाख का था, ये आपको ऐड करके दिखाना पड़ा, पूरा रिफाइनरी 30 लाख। तो इस केस में आप रोड के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इस केस में जितनी आपकी एसेट की यूज़फुल लाइफ है ना, उतनी आपके रोड की यूज़फुल लाइफ मानी जाएगी। भले रोड की यूज़फुल लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, पर आपकी बुक्स में इसकी यूज़फुल लाइफ, अगर सोचो रिफाइनरी की यूज़फुल लाइफ 20 ईयर्स है ना, तो इसकी यूज़फुल लाइफ भी 20 ईयर्स ही मानी जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इफ़ इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द PPE, अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि आपने PPE की कॉस्ट में इंक्लूड की है एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो ये आपको आपके एसेट की यूज़फुल लाइफ के ओवर डेप्रिशिएट करनी है, रोड की यूज़फुल लाइफ के ऊपर नहीं डेप्रिशिएट करनी। सोचो रोड की यूज़फुल लाइफ होगी 30 ईयर्स, बट हमारे एसेट की जो रिफाइनरी है उसकी यूज़फुल लाइफ है 20 ईयर्स, तो आपको 20 ईयर्स में ही इस रोड को ख़त्म करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि ये कॉस्ट आपने अलग से दिखाई नहीं है, ये तो आपको ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी, ठीक है। ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया और हमारा इसमें प्रेजेंटेशन भी हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटिटी ए कैरिड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक्स एट ₹2 लाख विच वर डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। कहते हैं कि एंटिटी ए के पास है प्लांट एंड मशीनरी, उसकी बुक्स में 2 लाख रुपीज़ का शो हो रहा है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया है फायर में। दीज मशीन वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड, और आपने इन मशीन की, जो आपकी मशीन डिस्ट्रॉय हुई है फायर में, आपने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे दे रखी थी, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि अपना ओल्ड एसेट दो और न्यू एसेट ले जाओ, ऐसी थी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपकी अभी फायर में डिस्ट्रॉय हो गए एसेट, तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस कंपनी से आपको न्यू एसेट मिल गया होगा और आपने उन्हें ओल्ड एसेट दे दिया होगा डिस्ट्रॉयड वाला। तो वही बोल रहे हैं, These machines were insured new for old and were replaced by the insurance company with new machines of a fair value 20 लाख। आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख की न्यू मशीन दे दी है, ठीक है। आपकी 2 लाख की मशीन वो जो जल गई है वो ले गई है। Old destroyed machines were acquired by the insurance company and the company did not receive any cash compensation। कैश compensation नहीं मिला, ऑफ कोर्स मिलेगा भी नहीं,
स्टेट हाउ एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम। अब एंटिटी ए एंट्री कैसे डालेगी, अकाउंटिंग कैसे करेगी, वो आपको बताना है। अब समटाइम्स ना बच्चे यहाँ पे पता है क्या करते हैं, वो देखते हैं कि आपने ओल्ड एसेट दिया है और न्यू एसेट आ गया उसके बदले, तो बच्चे एंट्री डालते हैं ऐसे डालते हैं बच्चे एंट्री न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट अकाउंट करके एंट्री डालते हैं बच्चे ऐसे। पर इसमें ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको ये AS 10 के अकॉर्डिंग बताना है। और AS 10 में मैंने आपको लास्ट में केस बताया था डी रिकॉग्निशन का, जब आपका एसेट किसी भी तरह से ख़त्म हो रहा है ना, बताया था ना मैंने एक डी रिकॉग्निशन का केस। जब आपका एसेट किसी भी तरह से ख़त्म हो रहा होता है तो उस केस में आप क्या करते हो, उसे किस में चार्ज करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका गेन या लॉस चार्ज करते हो। अब इस केस में आपका 2 लाख का एसेट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये लॉस हो रहा है, तो आपको इसे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा। कैसे एंट्री डालोगे आप इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, ऐसे डालोगे आप 2 लाख से, ठीक है। ये देखो, एंटिटी ए शुड अकाउंट for a loss in statement of profit and loss and derecognition of the carrying value of the plant and machinery in accordance with AS 10 on property plant and equipment, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना लॉस जो है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी रिकॉग्निशन के केस में हम ऐसे करते हैं, AS 10 ने ही ऐसा बोला है। देन आपने जो न्यू एसेट खरीदा है, न्यू एसेट आपको मिला है ना, खरीदा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, उसे आप नॉर्मल जैसे शो करते हो वैसे शो कर दो। ये देखो, entity A should separately recognize a receivable and a gain in the income statement resulting from the insurance proceeding once receipt is virtually certain. The receivable should be measured at the fair value of the asset provided by the insurer, ठीक है। जब आपको जो न्यू एसेट मिला है उसे आप अलग से शो कर दो, जैसे एसेट नॉर्मल मिलता है और उसे रिकॉग्नाइज करते हैं ना, फेयर वैल्यू पे दिखा दो 20 लाख से। नेक्स्ट था इसमें बी पार्ट, ओमेगा लिमिटेड A supermarket chain is renovating one of its major stores. ओमेगा लिमिटेड है, उसने डिसाइड किया है अपना स्टोर रेनोवेट करने का। The store will have more available space for store promotion outlets after the renovation and will include a restaurant. उन्होंने बोला जब हम अपने स्टोर को रेनोवेट करेंगे ना तो स्टोर में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगी, फिर हम उस स्पेस में रेस्टोरेंट खोलेंगे, अपने लोग अपना जो प्रमोशन करेंगे स्टोर का। मैनेजमेंट इज़ प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर द ईयर आफ्टर स्टोर रीओपन्स। जब स्टोर आपने रेनोवेट करके दोबारा रीओपन किया ना, तो मैनेजमेंट देख रही थी, अपना बजट चेक कर रही थी कितना खर्चा हो गया है। विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग, जिसमें आपके बजट में ना रीमॉडलिंग की कॉस्ट भी थी, मतलब ये जो आपने रेनोवेट करवाया ना उसकी कॉस्ट भी थी। एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन द सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्टोर रेनोवेशन विच विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। एंड आपको बजट में ये भी दिखाया गया था कि जो आपने ये रेनोवेशन की कॉस्ट करनी है ना, इसकी वजह से आपके 15% की सेल्स इंक्रीज़ होंगी, कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। आपको बताना है क्या ओमेगा लिमिटेड ये जो उसने अमाउंट रेनोवेशन की अमाउंट स्पेंड करनी है, क्या उसे वो कैपिटलाइज कर सकती है, रीमॉडलिंग की कॉस्ट को क्या वो कैपिटलाइज कर सकती है एज़ पर द AS 10? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके एसेट की इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ाता है, यूज़फुल लाइफ को बढ़ाता है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट देता है ओवर द ईयर्स, उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो आप स्टोर रेनोवेट कराओगे तो आपको वो 15% की सेल्स इंक्रीज़ करेगा, तो ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसे कैपिटलाइज कर सकते हो खर्चे को, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मैंने एक डाला था AS 10 का ही, बहुत इजी है, ये भी आपका जून 2023 का पेपर था उसका क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 का था, मे बी ये था जून 2023 का, ये था आपका दिसंबर 2023 का रीसेंट क्वेश्चन था,
और ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिटी ए परचेज एन एसेट ऑन 1 Jan 2019 फॉर 1 लाख। एंटिटी ये वाला क्वेश्चन ना सेम है जो मैंने आपको क्लास में करवाया था। जब डेप्रिसिएशन का आपकी चेंज होता है, यूज़फुल लाइफ में आप चेंज करते हो तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी, क्लास में भी ऐसा सेम करवाया था। एंटिटी ए ने परचेज़ किया है एसेट 1 जनवरी 2019 को 1 लाख रुपीज़ का, एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। जब आपने 1 जनवरी 2019 को 1 लाख रुपीज़ का एसेट परचेज़ किया ना, तो एसेट की यूज़फुल लाइफ थी 10 ईयर की, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी। 1 Jan 2023 को डायरेक्टर्स ने दोबारा रिव्यू किया, एसेट को एनालाइज किया, और उसने ये बताया कि अब ना एसेट की हमें एस्टिमेटेड लाइफ सिर्फ 4 ईयर्स लग रही है, कि एसेट सिर्फ 4 साल और चलेगा, 10 साल नहीं चलेगा। तो अब आपको बतानी है डेप्रिसिएशन हर साल कंपनी क्या चार्ज करेगी स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। देखो 1 जनवरी 2019 को हमने एसेट खरीदा था, तो अभी हमारा जो एस्टीमेट चेंज हो रहा है 1 जनवरी 2023 से चेंज हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का आपका चेंज इन यूज़फुल लाइफ हो या चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो हम उसे क्या मानते हैं, चेंज इन एस्टीमेट। और चेंज इन एस्टीमेट मतलब कि आज से सब चेंज होगा, पिछले सालों का हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। तो हमने 1 जनवरी को एसेट खरीदा था, और एसेट 1 जनवरी को हमने एसेट खरीदा था, तब तो डेप्रिसिएशन लगनी स्टार्ट हो गई होगी। आज 1 जनवरी को 2023 को हमें पता चल रहा है, 2019 में परचेज़ किया था और 2023 को हम फिर से एस्टिमेट लगा रहे हैं कि एसेट की यूज़फुल लाइफ कम हो जाएगी, तो थोड़ी डेप्रिसिएशन तो पहले की लग चुकी है ना। देखो 2019 से लेके 2023 तक डेप्रिसिएशन तो लग चुकी है, तो अभी हमें न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो ये पुरानी वाली डेप्रिसिएशन तो पहले माइनस कर देनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने इसे चेंज इन एस्टिमेट माना है, मतलब पिछले सालों का कुछ चेंज नहीं होगा, फर्दर सालों का चेंज होगा सिर्फ। तो अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई होगी, 1 लाख, और एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ थी 10 ईयर्स, तो 10,000 पर ईयर लगती होगी डेप्रिसिएशन। जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2023 तक आपके होते हैं 4 साल, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, पर ईयर 10,000 4 साल की, मतलब 40,000 डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो। तो 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, तो आपकी जो है आपकी कॉस्ट आ जाएगी, WDV वाली आ जाएगी, बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट आपकी आ जाएगी 60,000 आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई। अब 60,000 आपकी कैरिंग अमाउंट है, और अभी आपको लग रहा है सिर्फ और 4 साल चलेगी, तो आपकी न्यू डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आई, 15,000। ये मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से सॉल्व कराया, जिसको इसको बहुत ही डीप में पढ़ना होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी AS 10 की। मैंने एक ही वीडियो डाली है जिसमें पूरा AS 10 मैंने कवर करवाया हुआ है, मे बी 2 आवर्स के अराउंड वो वीडियो है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो पूरा AS 10 अच्छे से कवर है। वो देखने के बाद आपके ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थे नहीं, और ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में हमारे AS 10 को लेके कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम जब अपने नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे तो उसका डिस्कशन कर रहे होंगे अब हम अपने नेक्स्ट टेस्ट में। जिसे नहीं पता है कि ये सब क्या चल रहा है हमारे चैनल पे, नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो हम अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं फॉर जून 2024 अटैम्प्ट एंड दिसंबर 2024 अटैम्प्ट के लिए हम बोथ ग्रुप की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे CMA इंटरमीडिएट की। एंड हम रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है बट आपको ग्रुप में बता दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप भी ये टेस्ट देना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लो, उसमें सारी अपडेट्स आती रहती हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।